हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये हमारी BPCS 184 विद्यालय मनोविज्ञान मतलब जनरल साइकोलॉजी से संबंधित ये हमारी वीडियो है, जिसमें हम जून 2023 में जो हमारा एग्जाम हुआ था, हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। उससे पहले हम देखते हैं जो ये BPCS 184 जो ये हमारा सब्जेक्ट कोड है, इसका जो एग्जाम होता है हमारा वो टोटल 50 मार्क्स का होता है और टाइम वही हमको 2 घंटे मिलते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 2 भाग दिए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। तो इन दोनों भागों में से हमको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब यहाँ पे कंपलसरी है हमारे लिए, और टोटल हमको यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे जो वर्ड लिमिट्स है वो 300 वर्ड्स दिए गए हैं, जो कि हमको अटेम्प्ट करने हैं या फिर हमको लिखना है एग्जाम में। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है भाग 1 से, विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिकाओं और कार्यों का वर्णन कीजिए। जो विद्यालय जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, क्या वो कार्य करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा। देखिए अभी हम इसका आंसर करते हैं। ये देखिए जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक होता है वो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बहुत सारे काम करता है। जैसे वो काम हमारा नैदानिक भी हो सकता है, विद्यालय से संबंधित भी हो सकता है, संगठन से संबंधित भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक निभाता है, इनको आप देख सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक होता है उसकी भूमिका व कार्यों को देखिए निम्न भागों में बांटा गया है। तो जो फर्स्ट है वो है प्रत्यक्ष सेवाएं, मतलब ये डायरेक्ट हमको मतलब अपनी फैसिलिटी देता है या अपनी सेवाएं देता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमको उन सभी समस्याओं का हमको समाधान बताते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है वो है आकलन, मतलब जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक होता है वो आकलन भी करता है। वो मतलब हर चीज को वो ध्यान से देखता है और जो भी गलतियां उसमें होती है वो हमको बताते हैं। इसके अलावा जो थर्ड है वो विशेषज्ञ विमर्श है, कि ये हमको मतलब सलाह देते हैं टाइम टू टाइम यदि हमको नीड होती है जब, ताकि हम अच्छे से अपने काम को कर सके, इसीलिए। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट है वो है सुरक्षात्मक सेवाएं, मतलब जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक होता है वो हमको एक मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये हमें हमारे अभिभावकों से मतलब हमारे बारे में हम हमारे पेरेंट्स को बताता है, जिसके थ्रू जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो एक मतलब उनको एक सिक्योरिटी मिल जाती है अपने बच्चों को लेके। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो देखिए हस्तक्षेप है, ये मतलब कि किसी में इंटरफेयर करना। मतलब ये जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक होता है वो यहाँ पे इंटरफेयर करता है बच्चों के जीवन में, ताकि वो सफल बन सके और वो अच्छे से मतलब वो हेल्दी रह सके, इसमें भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पे जो पार्ट दिया गया वो है समावेशी शिक्षा। तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक होता है वो मतलब क्या मानता है कि जो दिव्यांग बच्चे हों चाहे फिर विशेष मतलब जो स्पेशल चाइल्ड हों, मतलब सब बच्चों को एक समावेशी शिक्षा में ही पढ़ाना चाहिए। मतलब यदि हम सारे बच्चों को समान लेकर चलेंगे तो असमानता खत्म हो जाएगी। वो सारे बच्चे मतलब कि वो दिव्यांग है या फिर वो स्पेशल चाइल्ड है, इस बात को भूल के वो सब एक साथ पढ़ेंगे। इसके अलावा इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है परामर्श, मतलब ये हमको सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, ताकि जो बच्चा है वो अपनी कठिनाइयों और समस्याओं से बाहर निकल सके और अपनी मतलब उन समस्याओं से रिलेटेड वो अपने समाधान पूछ सके अपने विद्यालय मनोवैज्ञानिक से। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था फर्स्ट, जो मैंने आपको अभी कराया, ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी। इसके अलावा देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, जीवन पर्यंत विकास को परिभाषित कीजिए और इसके सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। कि जो जीवन पर्यंत विकास होता है वो क्या होता है और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको हम अभी करते हैं। ये देखिए आंसर नंबर 2। आप सबको पता है विकास क्या होता है, कैसे एक बच्चा मतलब भ्रूण से गर्भधारण से बच्चा होता है और वो मृत्यु तक मतलब पहुंच जाता है। मतलब जो सारे प्रोसेस होते हैं यही हमारा विकास होती है। विकास में हमारा भौतिक विकास भी हो सकता है, गतिक भी, संज्ञानात्मक भी, दैहिक भी, सामाजिक विकास भी, संवेगात्मक विकास भी और व्यक्तित्व विकास। मतलब ये सारे हमारे विकास के ही संबंधित क्षेत्र होते हैं। और विकास मतलब हमारे जीवन को दर्शाता है कि
कैसे हमारा विकास हुआ है। इसके अलावा आप इसको पढ़ सकते हो। फिर उसमें पूछा गया है कि जीवन पर्यंत के विकास से संबंधित सिद्धांत क्या क्या है। तो देखिए जो फर्स्ट है वो क्या है कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। कि विकास हमारा जब से बच्चा मतलब गर्भधारण से लेके मृत्यु तक जो हमारा विकास है वो लगातार चलता रहता है। एक टाइम के बाद मतलब कुछ एज के अकॉर्डिंग वृद्धि रुक जाती है, बट विकास मतलब डेथ तक विकास चलता ही रहता है। इसके अलावा देखिए जो सेकंड है वो है विकास बहुआयामी होता है। जो विकास होता है उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, वो सिर्फ एक आयाम पे ही बात नहीं करता है, इसके बहुत सारे क्षेत्र होते हैं और इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। इसके अलावा जो देखिए नेक्स्ट है वो विकास बहुदिशात्मक होता है। मतलब जो विकास जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब कि यूनिडायरेक्शनल वो बहुत दिशात्मक होती है, जो कि अलग अलग दिशाओं में हमारे विकास की बात करती हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है विकास लचीला है। जो विकास होता है उसमें लचीलापन होता है, मतलब कि इसमें टाइम टू टाइम हम उसमें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। नेक्स्ट है विकास बहुविषय होता है, मतलब ये एक विषय में बात नहीं करता है। विकास से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे मतलब सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम बात करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास और औषधि विज्ञान, मतलब ये सारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो सकते हैं। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिनसे जो हमारा विकास होता है वो कोरिलेटेड होता है। उसका देखिए जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट इसमें वो विकास प्रासंगिक होता है। मतलब जो विकास होता है वो संबंधित होता है, चाहे वो हमारा परिवेश हो या सामाजिक या फिर सांस्कृतिक घटक, मतलब सबसे वो संबंधित होता है। तो मतलब वो यहाँ पे हमको रिलेशन दिख जाता है, मतलब हमको संदर्भ दिख जाता है विकास और हमारी विकास प्रक्रिया में कैसे मतलब जो हमारा विकास लगातार चलता रहता है। तो ये संदर्भ जो हमारा होता है ये हमको मतलब इसके संदर्भ में बताता है कि जो हमारा विकास है वो कैसे होता है और उस पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। संज्ञानात्मक विकास के किन्हीं 2 दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। मतलब जो कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है उसके दो मतलब कि हमको यहाँ पे कोई भी दृष्टिकोण बताने हैं, बट वैसे तो दृष्टिकोण इसके 3 या 4 हैं, बट हमको यहाँ पे किसी भी 2 के बारे में बात करनी है। तो देखते हैं हम इसको अभी। तो ये देखिए संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण। संज्ञान आप सबको पता है क्या होता है। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हम सारी चीजों को या ज्ञान हम लेते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने परिवेश से। तो ये होता है संज्ञान। इसके अलावा जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं वो उनका अध्ययन काफी मतलब अच्छे तरीके से किसने किया था, वो जीन पियाजे जी ने किया था। इसके अलावा संज्ञान का अर्थ क्या होता है, जानना संज्ञान का अर्थ होता है। देखिए यदि हम बात करें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, जो कि जीन पियाजे ने दिया है, देखिए ये उनका सिद्धांत है। इसमें कि उन्होंने टोटल हमको यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो इसमें से फर्स्ट जो हमारी अवस्था है वो है 0 से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक या संवेदी अवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। जो इस वाली ये अवस्था होती है इसमें जो बच्चा होता है वो बाहरी दुनिया से वो अनभिज्ञ रहता है, उसको कुछ नहीं पता होता बाहरी जगत के बारे में। वो सिर्फ वस्तुओं को देखकर उसको महसूस कर मतलब वो अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही यहाँ पे बच्चा सीखता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेज है वो 2 से 7 वर्ष है। इसको हम पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के नाम से इसको जाना जाता है। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो थोड़ा बहुत बोलना सीख लेता है, वो अपने मतलब सबसे संपर्क बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा जो बच्चा होता है यहाँ पे वो मतलब सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है, मतलब वो उसमें अहंकार रहता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करता है इस वाली अवस्था में बच्चा। उसके अलावा जो थर्ड अवस्था है वो है 7 से 12 वर्ष मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। जी ये वाली अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो अपने साथ साथ बच्चा दूसरों के बारे में भी सोचने लग जाता है। बच्चा यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो अपने अहंकार को त्याग देता है और बच्चा जो होता है वो मतलब हल्की फुल्की मतलब जमा घटा गुणा भाग बच्चा अच्छे से करने सीख लेता है और बच्चा मतलब उल्टी पुल्टी वस्तु करके भी बच्चा यहाँ पे हमको बता सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है 12 वर्ष औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था।
इस अवस्था तक मतलब ये जो अवस्था होती है इसमें बच्चा जो होता है वो अमूर्त चिंतन करने के लायक हो जाता है। बच्चा हर बात को ध्यान से पहले सुनता है, उसके बाद ये बच्चा उसका आंसर करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे तो ये ज्यादा होगी, इस वजह से जो बच्चा होता है उसका विकास हो जाता है पूरा इसी वजह से। तो ये था वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आई होप मैं यहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन दे रही हूँ। आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल पे जाके अलग से वीडियो बनी हुई है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे दूसरा दृष्टिकोण हम कर रहे हैं वो हम वाइगोत्स्की का कर रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, कल्चरल हिस्टोरिकल साइकोलॉजी। तो ये वाला जो सिद्धांत है ये वाइगोत्स्की ने दिया था। इसमें कि उन्होंने क्या बताया है कि जो मानव का जो विकास होता है वो उस पर सिर्फ समाज का ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी विकास, मतलब संस्कृति का भी प्रभाव यहाँ पे पड़ता है। तो इस बात को भी हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मतलब काफी टर्म्स बताई थी, जैसे कि उन्होंने एक तो यहाँ पे जड़ पीढ़ी बताई है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि मतलब जो बच्चे होते हैं वो सहयोग से ही सीखते हैं, बिना सहयोग के बच्चा सीख नहीं पाता है। स्टार्टिंग में मतलब जो हेल्प करनी होती है बच्चे की वो पेरेंट्स को करनी पड़ती है ताकि बच्चा अपने काम में कुशल हो जाए। इसके अलावा देखिए जो जड़ पीढ़ी क्या होता है, मतलब एक तो बच्चा खुद से काम कर रहा है और एक बच्चा मतलब किसी की हेल्प लेके कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही जड़ पीढ़ी कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमको टिप्पणियां लिखनी है, जिसमें कि फर्स्ट जो पार्ट है वो भारत में दिव्यांग बच्चे हैं, कि कैसे बच्चे कितने बच्चे भारत में दिव्यांग हैं, क्या मतलब दिव्यांग बच्चे किनको कहा जाता है, मतलब इन सारे बारे में बात करेंगे हम। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो है विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मतलब कौन कौन सी विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं होती हैं, डिसेबिलिटीज होती हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या पार्ट है। दिव्यांगता मतलब होता क्या है, किसी भी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या इंद्रिय कोई भी मतलब कमी होती है तो उसको ही दिव्यांगता कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में 2.68 करोड़ मतलब कि 2.21% बच्चे जो हैं वो दिव्यांग जन हैं, ऐसा पता किया गया है जनसंख्या के अनुसार। इसके अलावा मतलब कि यहाँ पे देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उन्होंने 3 दिसंबर को मतलब इन्होंने स्टार्ट किया है 2016 से कि 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मतलब अधिनियम या कानून बताए गए हैं जो कि मतलब इन बच्चों को मतलब एक अच्छा अहोदा या फिर एक अच्छी लाइफ देने के लिए यूज किए जाएंगे हमारे देश में। इसके अलावा देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की यदि हम शिक्षा की बात करें तो हो सकता है कि हम उनको अलग करके पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा के पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम उन बच्चों को समावेशी शिक्षा से भी पढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ तरीके दिए गए हैं इन बच्चों को पढ़ाने के। इसके अलावा देखिए सबसे पहले जो हियर डिसेबिलिटीज वाले बच्चे थे क्योंकि जिनको सुनता नहीं था, तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले मुंबई में देखिए कब 1883 में सबसे पहले मतलब ऐसा एक संस्थान खुला था जो कि बहरे या फिर श्रवण सामर्थ्यहीन बच्चों के लिए खोला गया था। लेकिन आज के टाइम की यदि हम बात करें तो 3000 से ज्यादा ऐसे शिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं जो इन बच्चों की लाइफ को ऊपर करने में अपना योगदान देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं दिव्यांगता के। 2016 के अनुसार यहाँ पे देखिए पहले सिर्फ 7 मतलब संख्या थी जो कि दिव्यांगों के लिए रखी गई थी, लेकिन अब 7 से बढ़ाकर उसको 21 कर दिया गया है। और ये 21 दिव्यांग मतलब जो यहाँ पे सूची में रखे गए वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे अंधापन हो गया, जिसको सुनता कम है, या गंभीर स्नायु दोष हो गया, मतलब ये सारे जो ये हैं ये 21 मतलब यहाँ पे प्रकार है जिनको दिव्यांगता में रखा गया है। तो ये हमारा 4th का क्या पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम करेंगे 4th का ख पार्ट जो कि है विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं। मतलब क्या होती है
अधिगम अक्षमताएं। तो बच्चा जो होता है वो कुछ सीखने में असमर्थ होता है, मतलब उसको क्योंकि समय अच्छे से काम नहीं कर पाता है, इसी वजह से मतलब बच्चा जो होता है वो अच्छे से सीख नहीं पाता है, इसी वजह से इसको अधिगम अक्षमताएं कहा जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ बताई गई हैं कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि फर्स्ट है डिसलेक्सिया, इसको पठन अक्षमता, मतलब बच्चा जो होता है उसको पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, तो ये होती है पठन अक्षमता। इसके अलावा जो सेकंड है वो है लेखन अक्षमता, मतलब कि डिस्ग्राफिया। इसमें जो होता है बच्चा लिखने में कठिनाई होती है, बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता है, मतलब जो बच्चे की जो बनावट होती है या फिर बच्चा अच्छे से मतलब एटलीस्ट बच्चा कलर भी नहीं भर पाता है, तो ये सारा हमारा डिस्ग्राफिया में आ जाएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है गणना संबंधी अक्षमताएं। जो बच्चा होता है वो अच्छे से काउंटिंग नहीं कर पाता है, अच्छे से बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाता है, तो यहाँ इसको बोलेंगे हम डिसकैलकुलिया। तो मतलब जो गणितीय गणनाएं बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता है, छोटा बड़ा गिनती करना, मतलब हर चीज में बच्चों को यहाँ पे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा नेक्स्ट है गति समन्वय अक्षमता, मतलब कि जो बच्चा होता है उसको मतलब कि किसी काम की योजना बनाने में या फिर जो स्नायु क्षमता होती है उसमें बच्चा बहुत ही मतलब कमी को बच्चा फील करता है। बच्चा जैसे कि गेंद को उठाना, गेंद को फेंकना, मतलब हर एक काम में बच्चे को यहाँ पे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर जो लास्ट है वो है अशाब्दिक क्रियाओं को समझने की अक्षमता। जो अशाब्दिक क्रियाएं मतलब जो नॉन वर्बल जो कार्य हैं उनको बच्चा समझ नहीं पाता है, बच्चे को कठिनाई होती है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बौद्धिक दिव्यांगता के स्तर और मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमको टोटल मतलब कि हम यहाँ पे तीन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हम बुद्धि किसे कहते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता के स्तर कौन कौन से हैं और कैसे हम बौद्धिक दिव्यांगता का हम मूल्यांकन करेंगे, इसके बारे में रहेगा हमारे वाला क्वेश्चन, जिसको हम करते हैं अभी। ये देखिए, यदि हम बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि क्या होती है? बुद्धि का मतलब होता है सीखने की क्षमता। मतलब कैसे हम मतलब अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, कैसे हम नई चीजों को सीखते हैं, तो यही हमारी कही जाती है इंटेलिजेंस। यदि हम बात करें बुद्धि के आयाम की, तो वो 4 आयाम ये होते हैं बुद्धि के: अधिगम, सामाजिक, संवेगात्मक और उद्यम संबंधी क्षमता। ये सारे चारों को बुद्धि के आयाम कहा गया है। इसके बाद देखिए बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है कि जो बच्चे होते हैं उनको मतलब माइंड से रिलेटेड ये हमारी डिसेबिलिटी होती है कि जो बच्चा होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, इसी वजह से। तो देखिए यहाँ पे इसके स्तर बताए गए हैं कि जो बच्चा निम्न स्तर में कौन सा बच्चा आएगा जिसकी जो IQ लेवल होगा वो 55 से लेकर 70 के बीच में होगा। तो जो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो 6th ग्रेड तक ही पहुंच पाते हैं और इनको आत्मनिर्भर बनने के लिए जीवन यापन की ही ट्रेनिंग बस दी जा सकती है। इसके अलावा जो सामान्य बच्चे होते हैं मतलब इनका जो IQ लेवल होता है वो 40 से 55 के बीच में होता है और जो बच्चे होते हैं ये दूसरी ग्रेड तक पहुंच जाते हैं और देखरेख से सुरक्षित वातावरण में काम ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीव्र जो स्तर होता है उसमें 25 से 40 यहाँ पे IQ लेवल होता है इन बच्चों का और ये बातें करना सीख लेते हैं और ये अपनी देखभाल नियंत्रण देख रेख में ये स्वयं ही काम कर लेते हैं। तो जो सबसे डेंजरस जो है वो है अति तीव्र, मतलब कि 25 से नीचे जो सीखने की क्षमता होती है यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड होती है, परंतु जो सिंपल 1-2 वर्क होते हैं इनको वो सिखाया जाता है और थोड़ी थोड़ी मतलब अपनी देखभाल भी कर पाते हैं जब इनको दिखाया जाएगा तब। इसके बाद यदि हम बात करें आकलन की, तो बहुत दिव्यांगता के यहाँ पे मतलब इसको आकलन के लिए बहुत सारे तरीके बनाए गए हैं। देखिए संगुइन फॉर्म बॉर्डर बनाया गया है। इसके अलावा ये देखिए सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं, टोटल यहाँ पे 8 बताए गए हैं, इनको आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाता है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है देखिए क्या है, चिंता और भय के बीच अंतर बताना है हमको। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है। तो चिंता और भय के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। और जो बच्चों और किशोरों में अभी घातज उत्तर तनाव विकार के संकेतों और लक्षणों पर चर्चा कीजिए।
जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा टोटल 7 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम अभी। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, चिंता और भय के बीच अंतर। इसको आप पढ़ सकते हो कि चिंता क्या होती है और भय मतलब डर होता है, और चिंता मतलब कि जब हम टेंशन लेते हैं वो हमारी चिंता होती है। इसको आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो पश्चात आघातजन्य तनाव विकार, पोस्ट ट्रिमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये जो होता है ये हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ये हमारी एक स्थिति होती है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो किसी घटना को लेकर उसमें सदमा बैठ जाता है, मतलब कुछ भयानक घटना हुई होती है उसके पास्ट में, जिसको लेकर जो वो व्यक्ति होता है वो अपनी यादों से बाहर नहीं निकल पाता है, और उसमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके लक्षणों की, तो देखिए क्या है कि बार बार उसको याद आती है। इसके अलावा बुरे सपने भी उसको उसी से रिलेटेड आते हैं, हमेशा वो सोचता रहता है। एक मतलब जो रिश्ते होते हैं उनको बनाए रखने में इसको कठिनाई, मतलब ये सारे यहाँ पे लक्षण दिए गए हैं जिनको आप रीड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए संकेत और लक्षण भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो विद्यालय के बच्चों तो उनमें क्या पाए जाएंगे, तो जो बच्चे विद्यालय जा रहे हैं उनमें क्या लक्षण पाए जाएंगे, जो किशोर हैं उनमें ये दिखेंगे लक्षण, और जो कॉलेज में जा रहे हैं उनमें ये दिखेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है, आप इसको आप पढ़ सकते हो, आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 6, जो कि हमने पूरा कर लिया है। तनाव और चिंता में मतलब चिंता और भय में क्या अंतर होता है, और पश्चात आघातजन्य तनाव विकार के लक्षण और इसके संकेत क्या होते हैं, ये आप यहाँ से कवर अप आप कर सकते हो। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी फॉर दैट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, बच्चों में अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार का वर्णन कीजिए। कि जो ADHD जो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमारे वाला क्वेश्चन रहने वाला है। उसको हम करते हैं अभी। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ADHD। ADHD का मतलब क्या होता है, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब कि अवधान न्यूनता या अतिक्रिया विकार। ये वाला विकार होता है ये एक मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है, जिसमें जो बच्चा होता है वो मतलब चाहे तो बिल्कुल भी वो क्रिया नहीं करेगा, चाहे फिर वो बहुत ज्यादा क्रिया करेगा, मतलब ऐसा कुछ विकार ये होता है। इसको आप ध्यान से यहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ पे उसमें बच्चे का मतलब क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि लापरवाही होता है, वस्तुओं को खो देता है, आसानी से वो बच्चा विचलित हो जाता है, उसमें मतलब ध्यान नहीं लगा पाता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, दिव्य सपन में लगा रहता है, सुनता नहीं है किसी की, अजीब अजीब गलतियां करता है। मतलब ये यहाँ पे उसके लक्षण है जो बच्चा ADHD से ग्रस्त रहेगा उस बच्चे में। इसके लिए देखिए यहाँ पे कारण बताए गए हैं क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं। कोई हेरिडिटरी कारण हो सकता है, या फिर उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम होगी इस वजह से हो सकता है, या फिर एनवायरमेंटल कुछ मतलब यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे उस मतलब कि जो उसकी मदर होगी उसने कुछ मतलब यहाँ पे ड्रग्स या फिर स्मोकिंग की होगी, इस वजह से भी हो सकता है। या फिर मतलब टाइम से पहले यदि बच्चा मतलब बर्थ कर गया है तो हो सकता है, या फिर कोई सामाजिक कारक भी हो सकता है, या फिर रोल मॉडल भी यहाँ पे कारण हो सकता है। तो हम बात करें ऐसे बच्चों की सहायता करने कुछ तरीकों की, तो मतलब बच्चे को काम की स्टार्टिंग करना सिखाना और उस काम पे बने रहने के लिए बच्चों को यहाँ पे मोटिवेट हमको करना चाहिए। इसके अलावा ध्यान प्रतिभाव को कम करना, मतलब जो बच्चा होता है उसकी ध्यान भंग कैसे बच्चा कर रहा है, तो मतलब वो बच्चा ऐसा ना कर पाए, इसके लिए भी मतलब हमको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चा कुछ काम कर रहा है तो उसको हमको स्वीकारना चाहिए और बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो पुरस्कार का निर्धारण, कि बच्चों को टाइम टू टाइम बच्चे को एज ए मोटिवेशन हम बच्चे को कोई भी पुरस्कार दे दे ताकि बच्चा अच्छे से मोटिवेट हो जाए। इसके अलावा पर्यावरणीय समायोजन, बच्चे को मतलब यदि सब बच्चों के साथ अच्छे से बात करेंगे पूरी क्लास में तो वो बच्चा है उसमें एक अच्छा मतलब उसमें इफेक्ट आएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रभावशाली निर्देश देना, कि बच्चे को अच्छे से मतलब बच्चे को डायरेक्शन देना ताकि बच्चा अपना काम अच्छे से कर सके। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी तरीके हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे सामने पूरा हो जाता है। यहाँ पे अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों के लिए स्कूल आधारित
उपचारात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वाली वीडियो में। इसको अब मैं कराती हूँ आपको। अभी देखिए, तो ये देखिए, बच्चों के लिए विद्यालय आधारित उपचारात्मक कार्यक्रम, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स मतलब डेवलप किए गए हैं जो बच्चों में उपचार के लिए हम यूज कर सकते हैं। किसी बच्चे को यदि संवेगात्मक या फिर व्यवहार संबंधी कोई भी समस्याएं हैं तो उसका उपचार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उसमें है कक्षा में शिक्षकों से सकारात्मक व्यवहार का समर्थन, कि बच्चों को ऐसा बनाया जाए कि वो क्लास में जो टीचर है उसके साथ वो एक पॉजिटिव बिहेवियर लेके चले, उसको अच्छे से वो फॉलो करे। तो इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव वातावरण बनाए रखने में मदद करें, स्पष्ट नियम और तय करना। इसके अलावा छात्रों को नियमों और अपेक्षाओं को पूरा करने में मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करना, दिन की गतिविधियों का कार्यक्रम बनाए या फिर दिनचर्या और प्रक्रियाओं में संगति बनाने में मदद करना। इसके अलावा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना क्लास का, मतलब ये सब तरीके दिए गए हैं यहाँ पे, जिसका यूज करके यहाँ पे टीचर और उस बच्चे के बीच में एक अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर बनाया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पे जो सेकंड है वो है अति समस्याग्रस्त व्यवहारों को कम करने के लिए हस्तक्षेप, मतलब जो ज्यादा मतलब जिसमें ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम क्रिएटिंग मतलब कोई बिहेवियर हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हमको मतलब इंटरफेयर करना पड़ता है जो टीचर होता है उसको। और मतलब यहाँ पे पुनर्बलन और दंड प्रक्रिया के माध्यम से भी यहाँ पे मतलब इसका भी यहाँ पे यूज करना पड़ता है, ताकि जो बच्चा होता है वो अच्छे से अपना काम को कर सके। इसी वजह से इसलिए यहाँ पे पुनर्बलन की बात की गई है। तो पुनर्बलन के यहाँ पे चार प्रकार बता रखे हैं। देखिए कौन कौन से, ठोस, जिसमें कि जैसे खिलौने हो गए, जो कुछ मटेरियल हो गया जैसे पोस्टर्स वगैरह या मैगजीन्स वगैरह। इसके अलावा जो सेकंड है वो है स्वीकार्य व्यवहार पर प्रासंगिक गतिविधियां, जैसे कि बोर्ड प्लेइंग मेथड हो गया या फिर म्यूजिक सुनाना हो गया। तो इसके अलावा जो थर्ड है वो है सामाजिक पुनर्बलन, मतलब कि बच्चों को प्रोत्साहन देना या फिर उसकी मतलब मौखिक उसकी प्रशंसा कर देना या फिर बच्चे को 5 स्टार दे देना। ये सारे यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं। इसके अलावा जो फोर्थ यहाँ पे दिया गया पुनर्बलन वो है टोकन पुनर्बलन। इसमें क्या होते हैं, बच्चों को पॉइंट्स या फिर कुछ नकली मतलब यहाँ पे कॉइन्स दिए जाते हैं, ताकि जो बच्चों को लगे हाँ मेरे को पैसे मिल रहे हैं इस वजह से। मतलब ये हमारा टॉपिक था आज का, मैंने आपको यहाँ पे पूरा मतलब कंप्लीट करा दिया है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो था ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था ये हमारा जून 2023 का था। उसका मैंने आपको अभी सॉल्यूशन कराया है, विद्यालय मनोविज्ञान BPCS 184 का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको हेल्प भी मिलेगी इससे, कि कैसे मतलब हमको लिखना है एग्जाम में, और क्या जो प्रीवियस या फिर जो पेपर आए हैं पहले इनके आंसर्स क्या होंगे। तो इससे आपको एक ओवरव्यू से मिल जाता है, इसलिए मैंने ऐसी वीडियो बनाई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।